तो इन्हीं हम लोग सीरियल्स की शेडिंग रखते हैं। कौन कौन से आएंगे उसमें? आपके वीट आएंगे, पैडी आएंगे, मेज आएंगे, मिलेट आएंगे। मिलेट्स में क्या है? बाजरा, ज्वार, ये सारे। सम ऑफ यू आर लेट बाय फ्यू मिनट्स। तो देखिए, आप फ्यू मिनट्स भी लेट होते हैं तो कितना कंटेंट मिस होता है। हमने शुरू में देखिए आपका जो है बुक शो किया था, अभी हम जैम बोर्ड पे आ गए। अब अगर 2-3 मिनट बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये जैम बोर्ड से हम फिर वापस बुक पे चले जाएंगे ना। तो ये सीरियल्स हो गए। आफ्टर दैट पल्सेस। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस आर जो है फूड ग्रेन्स विच आर रिच इन प्रोटीन कंटेंट। दे आर द फूड ग्रेन्स रिच इन प्रोटीन कंटेंट। इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। स्टार्च कंटेंट के जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो उसके अपेक्षा प्रोटीन के। तो इसमें हम लोग ग्राम, चना वगैरह जितना है, पी, मटर वगैरह, बीन्स वगैरह, ये सारा पल्सेस में आ जाता है। ऑयल सीड यू ऑल नो, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर है, दीज ऑल आर योर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स। पल्सेस में तुम्हारा सोयाबीन्स वगैरह भी आएगा। एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मैंने इसके बारे में नहीं लिखा क्योंकि आई नो आप लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में सब जानते हो, तो यस सर। इसलिए हमने इसके बारे में नहीं लिखा। तो नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट की बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम सेंटर में मैंने लिखा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल को उगाना और उनका मैनेजमेंट करना। तो इस प्रोसेस को करने के लिए देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट वी हैव टू डू। डिफरेंट प्रैक्टिसेस, कई सारे हम लोग को प्रैक्टिसेस करेंगे। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखेंगे। यहाँ पे हमने इसको अरेंज करने की कोशिश किया। आई ट्राई टू अरेंज इन अ सर्कल, so we are going to start from the clockwise direction. So over here this practice, अगर हम इसकी बात करें तो this one preparation of soil bed, ये फर्स्ट नंबर यानी प्रथम काम जो है, अगर हम कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो जो हमारा सबसे पहला काम है वो क्या है क्रॉप प्रोडक्शन में? मिट्टी तैयार करना। यस, मिट्टी तैयार करना। वेरी गुड। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, तो सॉइल बेड तैयार करना। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम हेडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक हेडिंग को हम डिस्कस। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस कहाँ चला जाता है? वो है सोइंग, यानी दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सो द सीड। बीज डालना। बीज डालना। बहुत सारे लोगों ने ऑन कर रखे हैं क्या? फिर बुआई करना। बुआई करना है। वेरी गुड। After sowing of the seed, the next process, the next process, that is your adding of manure and fertilizer. देखिए खाद डालना। खाद डालना। हाँ, देखिए खाद आपकी मैन्योर है, और जो ये क्या कहते हैं केमिकल वाली खाद है वो फर्टिलाइजर कहलाती है। तो एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जब ये काम हो जाएगा, दिस आफ्टर दिस the fourth practice is that is your irrigation. That is your irrigation. Yes sir. Yes, that is providing the water to the water. Providing water to the plants. ये irrigation आता है। Right. अब जब ये चरण पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट आएगा रिमूविंग ऑफ वीड्स। वीड्स क्या है? खरपतवार। खरपतवार, घास। Yes. और unusual plants. Unwanted plants. These are weeds are unwanted plants. And next stage, after removing of the weeds and every day irrigation is being given, तो next stage क्या आएगा? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी हार्वेस्टिंग, कटाई। कटाई है, इसमें मड़ाई। हार्वेस्टिंग में दोनों चीज आ जाती है, काटना भी और मड़ाई, जिसे आप लोग कहते हैं ना टू रिमूव द जो है ग्रेन्स फ्रॉम द थ्रेशिंग। यस, थ्रेशिंग। ये आप लोग जो है आप लोग जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। एंड फाइनली द स्टेज इज दैट इन क्रॉप मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट में भी आता है, दैट इज योर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी आपको अब स्टोर करके रखना है। क्यों स्टोर करके रखना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टोर करने की जरूरत है ताकि खराब ना हो। वेरी गुड, ये खराब ना हो, और साथ ही साथ ये टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल आपको ये सप्लाई मिलती रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करें।
ठीक है। Yes, और sir. एक चीज और है, अगर फूड ग्रेन स्टोर रहते हैं तभी तो हमें जो सीड्स हैं सोइंग के लिए नेक्स्ट ईयर अवेलेबल रहेंगे ना। अगर स्टोरेज नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर सोइंग के लिए हमें जो बीज चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप, तो अब हम अपना आते हैं इस पे आ गए। सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा हो भी गया है बट बड़ा होने से, एक मिनट। सो तो ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोग बात कर लें। अभी हमने क्रॉप की बात कर ली। तो क्रॉप क्या है? ग्रोइंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, दिस इज योर नोन एज योर क्रॉप। नेक्स्ट कम्स योर टाइप्स, और इसको हम हिंदी फसल कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट, ये सारे हो गए। अब टाइप्स ऑफ द क्रॉप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप ग्रो वेल इन द डिफरेंट सीजन। तो दो मेन टाइप है, हम लोग ने सीजन के अकॉर्डिंग कर रखा है। दो मेन टाइप और भी होते हैं बट दो मेन टाइप, एक है तुम्हारा खरीफ क्रॉप और दूसरी है रबी क्रॉप। रवि क्रॉप। Yes, the crop which grow well in the rainy season during summer, but it may not grow well in the winter season. Similarly, another crop may grow well in the winter season, but it may not, but not in the rainy season. So, based on the season, all the crops are categorized into two categories, and one that is your cover. तो rainy season की जो crop है, जिसको बारिश चाहिए उगने के टाइम, ठीक है, बारिश चाहिए उगने के टाइम, तो उससे ही हम लोग क्या यूज कर, वो हमारी खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप क्या है? रबी क्रॉप जो है उसको उगने के टाइम ठंडक चाहिए, ठीक है, विंटर्स चाहिए, बारिश होने पे उसका काम नहीं चलेगा। द So like wheat, यस, वीट। वीट कौन सी है? रबी क्रॉप है। चना, ग्राम, rabi ग्राम crop. भी जो है रबी क्रॉप है। जबकि तुम्हारा ये जो है पैडी है, जो पैडी क्या है? राइस। Yes, sir. यस सर, राइट। राइस पैडी, धान। यस सर, धान। हिंदी में धान तो ये कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स में आता तो दिस क्लास 8 चल रही है ना? है। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर, क्लासेस चल रही हाँ ठीक है। तो है। यस। नेक्स्ट जो है इसकी बात हम लोग कर रहे थे, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। इसका सिंपल डेफिनेशन भी दिया है बोर्ड में। द क्रॉप विच आर सोन इन द, आप लोग को पढ़ने में आता है ये टैब में? आप मोबाइल में आप लोग पढ़ पा रहे हैं? ये यस सर। आ रहा है? नो। यस सर। ब्लर आ रहा है। अच्छा, सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर नहीं दिख रहा है? सही जूम करने पे आ रहा है। जूम करिए ना, देखिए हमने ऐसे ऐसे जाके हम सर समझ में आ रहा है। जूम कर देते हैं। हमने खुद ही जूम किया, अपने आप को जूम किया ना। तो here you can see that the crops which are grown in the rainy season are टाइम टेबल। एक मिनट बेटा रुकिएगा, सर आए, बताइए। मेरी दो मंडे टाइम टेबल शेड्यूल ना, जब कब कब क्लास रहती है। तो प्रिंट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज। अच्छा, सभी टीचर का चाहिए है सर? वो तो अभी मेरे पास नहीं है। वो ग्रुप में मिल पाएगा। सर क्लास के बाद कर ले क्या? 10 है क्लास के बाद, ठीक। ओके स्टूडेंट, हाँ क्लास के बाद टाइम टेबल देना सबका ना, ऑल स्कूल का। हाँ ठीक, ओके। हेलो, जी 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 बिल्कुल। यस सर। सर बैठ जाइए थोड़ी देर क्लास में। आप मेरी क्लास नहीं देखेंगे क्या? ये सेकंड पीरियड चल रहा है, 10:15 से चलता है। देख लीजिए भले। नमस्कार।
ओके सो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे। चलिए ओके स्टूडेंट्स, वी आर बैक। एक्चुअली वीपी सर वाज देयर, तो वो कुछ क्लास से कंसर्न बात कर रहे थे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। तो टाइप्स ऑफ द क्रॉप में अगर आप देख सकते हैं तो देयर इज खरीफ क्रॉप एंड द टू टाइप्स बेसिकली देयर इज, and the crops which are grown during the rainy season they are known as the kharif crop। और इसका महीना भी आपको याद रखना है, from June to September। ठीक है, द रेनी सीजन इंडिया में जो जून से सितंबर है, और जो स्नोइंग करते हैं, सोइंग जो करते हैं वो जून जुलाई में होती है। ऐसा नहीं कि मई में कर देंगे, मई में क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो रेनफॉल एट द टाइम। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है से मई में कर देंगे, क्योंकि एट दैट टाइम देयर इज नो रेनफॉल। सो एंड दिस तो बिगनिंग में ही करते हैं जब मानसून आ जाता है। आफ्टर दैट खरीफ क्रॉप कब हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में उसको हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। यस, ये दोनों चीज आपको याद रखना है, सोइंग पीरियड जून टू जुलाई and harvesting from September to October. There is a range. Why there is not a compact demarcation is there? तो compact demarcation इसलिए नहीं है because these crops are dependent on the environmental condition। यानी ये environmental condition पे depend करती है, निर्भर करती है कि अब भाई जैसे जाहिर सी बात है इसके लिए खरीफ क्रॉप है, रेनफॉल बहुत जरूरी है। तो जब रेनफॉल होगी तभी तो ये खेती करी जा सकती है, और एक जब रेनफॉल होगी तब अच्छी ग्रोथ भी होगी। ठीक है, आप पता है आर्टिफिशियल इरिगेशन कैन बी देयर, बट उससे बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो भी फायदा नहीं करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप, जैसे कि पैडी है, मेज है, मिलेट है। ठीक है, मिलेट क्या बताया था मैंने, ज्वार बाजरा, एंड योर सोयाबीन इज देयर, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये सब कब करे जाते हैं, इनकी सोइंग पीरियड है जून टू जुलाई। ये आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, बिकॉज दीज एग्जाम्पल्स माइट आस्क इन योर एग्जाम। एंड दीज खरीफ क्रॉप्स, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द समर क्रॉप। और पैडी की हम बात करें तो पैडी इज राइज स्टिल इन द हस्क। तो जब वो उसकी भूसी लगी रहती तब हम लोग उसे पैडी कहते हैं। और पैडी को हम लोग रेनी सीजन में इसलिए उगाते हैं क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा वाटर चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी खरीफ क्रॉप है उनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो रेनी सीजन वाली उनको नीड रहती है। सेकेंड कम्स योर द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जिनमें चिलिंग चाहिए। दीज क्रॉप्स दे आर नोन एज योर रबी क्रॉप। और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। जो विंटर टाइम है वो अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। और इनकी सोइंग कब शुरू करते हैं, जब उसकी हार्वेस्टिंग खत्म हो गई। उसकी हार्वेस्टिंग कब खत्म हो गया, अक्टूबर में। सितंबर से लेके अक्टूबर में खत्म हो गई। तो अगर अक्टूबर में खत्म हो गई इधर नवंबर में शुरू करेंगे, अगर सितंबर में उधर हार्वेस्टिंग खत्म होगी, जैसे कि काली दूसरा, तो देयर सोइंग बिगिंस फ्रॉम द अक्टूबर टू नवंबर। देखिए एक सीक्वेंस लगा हुआ है। और हार्वेस्ट कब कर रहे थे, हार्वेस्ट जो है हम कर रहे हैं मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, तो दीज और आर जो है तुम्हारे एग्जांपल्स ऑफ जो है रबी क्रॉप। and there is something are there, the people who have no permanent homes and continuously move from one place to another are called a nomads। till 10,000 BC people were nomad। और 10,000 BC तक लोग जो है सिर्फ वेंडर करते थे एक जगह से दूसरी जगह, एंड किसकी तलाश में, खाने और शेल्टर की तलाश में। और वो कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, और एनिमल्स की हंटिंग करते थे खाने के लिए। और शेल्टर कहाँ करते थे, जहाँ पानी होता था वहां पे। एंड कल्टीवेशन लैंड टू प्रोड्यूस। और लेटर ऑन वो फिर सेटल कर गए धीमे धीमे, वो एक जगह कहाँ, पानी की नदियों के किनारे बसने लग गए। इसीलिए देखिए जो बड़े पुराने शहर हैं वो सब नदियों के किनारे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे उपजाऊ जमीन थी खेती के लिए। एंड द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स इन द फील्ड फॉर ऑब्टेन द फूड एग्रीकल्चर।
नाउ सर लिनसीड क्या होते हैं? क्या लिनसीड तुम्हारे वो होता है तिल तिल यस सर। जो- ओके सर। tenth नहीं 8 7 so you can hear me, am I audible to you? Just write yes in the chat box. यस सर। hmm. Number of student 29. Subject wise student class 7th. एक मिनट स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं एक्चुअली सर कुछ वो मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो उसकी इंफॉर्मेशन को हम फिलअप class. Okay, so I'm back over here. Bhagwani, Shruti Patel, yeah, yes, please tell it about the horticulture. So horticulture is all about your growing of your fruits and vegetables. Yeah? Bhagwani, that is, yes, of course, it's about fruits and vegetables. So we are talking about your, where were we? We are talking about your basic, so agriculture, the growing of the plants in the field for obtaining food is called the agriculture. So this is your agriculture, and now we come to the, we had already discussed about your practices. अलग अलग practices को हम लोग ने jam board पे देख ही लिया था. So now we are going to discuss in यस that सर। detail. In addition to these regular agriculture, one more agriculture practice is rotation of crop. अब रोटेशन ऑफ क्रॉप को हमने नहीं डिस्कस किया था, जाहिर सी बात है. तो रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या है कि एक साल हम कोई फसल करेंगे, जैसे कि सपोज रबी क्रॉप हमने एक साल वीट की है, सपोज इस पर्टिकुलर ईयर जैसे 2020 में हमने वीट किया, और नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, ग्राम कर देंगे 2021 में रबी सीजन में. तो ये इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन. समझ रहे हैं ना? यानी जो, और खरीफ में भी ऐसे ही करेंगे, जैसे खरीफ में एक साल पैडी किया तो दूसरे साल, अगर 2020 में हमने पैडी किया है खरीफ सीजन में, तो दूसरे साल हम उसी में हम दूसरी खरीफ क्रॉप करेंगे, मेज कर देंगे. इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन. तो क्रॉप रोटेशन का फायदा क्या है? ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ जो ईल्ड है यानी जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाता है. कैसे बढ़ाता है? और एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये जो पेस्ट है, पेस्ट कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है. कैसे पेस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है, यहीं पे हम लोग आपको बता देते हैं. एक्चुअली जो होता है, क्या कहते हैं कि जो पेस्ट मतलब क्या होते हैं, इसमें आपके कीड़े, हर तरह का एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू द क्रॉप्स, उसी को हम लोग पेस्ट की श्रेणी में रखते हैं. इसमें इंसेक्ट आते हैं, बर्ड्स आते हैं, अदर एनिमल्स भी आते हैं.
तो मेनली हम इंसेक्ट की बात करते हैं, तो जितने भी इंसेक्ट हैं या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पेड़ों में भी डिजीज लगते हैं, तो वो सब क्या है, एक पर्टिकुलर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर पौधे पे ही लगते हैं। अब जैसे ही आपने एक साल सपोज पैडी किया और उसके दूसरे साल आपने क्या कर दिया, वीट कर दिया, तो जो पैडी वाला जो कीड़ा है, हम एक मोटे एग्जाम्पल चलते हैं, तो जो पैडी वाला टाइपिंग ओके, जो पैडी वाला जो कीड़ा है वो क्या है, वो जो है उसका साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल है, वो ब्रेक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी फील्ड पे आपने बीच में कौन सी मेज ग्रो करा दिया, और जो मेज वाला कीड़ा है अगले साल आप पैडी करा दोगे तो उसकी भी साइकिल ब्रेक कर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा जो क्रॉप रोटेशन का मिलता है वो क्या है, पेस्ट इन्फेस्टेशन से मुक्ति। इट प्रिवेंट्स द इन्फेस्टेशन ऑफ द पेस्ट इन द क्रॉप्स, यानी खरपतवार में जो है जो पेस्ट नहीं लग पाते हैं। इज इट क्लियर? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दीजिए। देखिए हमने ये कहा कि क्रॉप रोटेशन का फायदा क्या है, तो फायदा क्या है, इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी फर्टिलिटी बढ़ाता है, उपजाऊ बनाता है सॉइल को। और दूसरी चीज ईल्ड, प्रोडक्शन की बात करें, ईल्ड क्रॉप ईल्ड भी बढ़ जाता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमारे खरपतवार में जो कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी रोकथाम में भी मदद करता है। कैसे? ये जब एक साल आपने कोई क्रॉप उगाया और दूसरे साल दूसरा कोई क्रॉप उगाया, तो ये जो इनकी जो क्या कहते हैं, जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो ब्रेक कर जाती है। जब ये लाइफ साइकिल ब्रेक करती है तो जाहिर सी बात है कि लाइफ साइकिल ब्रेक करने की वजह से ये ग्रो नहीं करेंगे, रीजनरेट नहीं करेंगे, तो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। सो नेक्स्ट कम्स योर प्रिपरेशन ऑफ योर soil. So preparation of the soil, the upper layer of the earth is known as soil, upper layer, top layer, or plants are mainly grown in this layer only. Soil provides the mineral, water, air, humus and anchor to the plant. और soil का काम क्या है? If we talk about the function of the soil, so you can see soil, it provides the mineral, water, air, humus and anchorage to the plant. Preparation of the soil is first step in the cultivation of the crop of organism. The soil is prepared for sowing of the seed by plowing. तो पहला preparation of soil bed में ही जो पहला step है वो क्या है? Plowing. दूसरा क्या है? Leveling. Leveling क्यों important है? Chat box में सब लोग लिखिए why we need to level the fields. Why we need to level the field. Chat box में एक बार आंसर दीजिए मुझे। For better sowing, प्रतीक आनंद ने जवाब दिया है for better sowing। और कौन दे रहा है? And for irrigation, very good, प्रतीक आनंद ने सही जवाब दिया। इरिगेशन, यूनिफॉर्म इरिगेशन। जब हम इरिगेशन की बात करते हैं, अगर हमारा जो लैंड है वो पूरी तरह से लेवल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे हमको इरिगेशन नहीं हो पाएगा। जो यूनिफॉर्म इरिगेशन यानी सब में पानी नहीं पहुंचेगा, इसीलिए ताकि सीड सॉइल में दब जाएं। सीड सॉइल में दब जाएं, ये लेवलिंग में नहीं आता, ये सोइंग में ही आ जाता है। वो आप समझ रहे होंगे पटेला चढ़ाना, लेकिन ये लेवलिंग भी करी जाती है अलग से ताकि पानी सब जगह पहुंच पाए। दूसरी चीज क्या है? मैन्योरिंग। शुरू में ही हम खाद डाल देते हैं। क्रश द बिग लम्स, यस, हाँ, बड़े बड़े जो टुकड़े उनको तोड़ा जा सके, पटेला लगाते हैं इसके लिए। तो दूसरी चीज क्या है? हम मैन्योरिंग कर देते हैं, शुरू में ही हम खाद डाल देते हैं। खाद डालने से क्या होता है, जो हमारा सीड ग्रो करेगा वो क्या है, वो आसानी से उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। फॉर ईच वन ऑफ दिस स्टेप हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। तो द प्रोसेस ऑफ अपफ्लोइंग की क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। अब ये
क्या है ये आपको डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड डैश। अब डैश कर देगा तो उसको हम लोग टिल्टिंग कहेंगे या प्लोइंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टिल्टिंग और प्लोइंग। एंड दैट इज डन बाय यूज ऑफ द प्लो। प्लो आप देख सकते हैं, एक प्लो ये मैनुअल प्लो है और ये हम यहाँ पे कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम लोग जो ट्रैक्टर में लगा रहता है जो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्टीवेटर। और यहाँ पे ये मैनुअल प्लो है। एंड प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन एंड दे आर आयरन टिप है आसानी से। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो ऑलरेडी। नेक्स्ट कम्स योर लूजनिंग क्यों फायदेमंद है, हम क्यों प्लोइंग करते हैं, बहुत देर देर में ज्वाइन करते हैं। लूजनिंग क्यों फायदेमंद है? तो अजय कुमार जायसवाल ने वेरी गुड अच्छा लिखा है कि रूट्स टू ब्रीथ इजीली। यस, लूजनिंग हेल्प्स, तो जिससे कि जो रूट्स हैं वो आसानी से नीचे तक चली जाए, पेनिट्रेट कर पाए। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, रूट्स जब नीचे तक चली जाएंगी तभी तो वो अच्छे से पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगी। और दूसरी चीज, ताकि वो रूट्स ब्रीद आउट कर सकें, बिकॉज दे रूट्स आल्सो दे यूज टू रेस्पायर। और इसीलिए जब कभी कभी क्या होता है कि पानी भर जाता है तो पेड़ सड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूट्स डाई आउट कर जाती हैं। वेरी गुड श्रुति, टू गो रूट्स डीपली एंड रूट्स हेल्प्स इन द ग्रोथ। और ये जो लूजनिंग की वजह से क्या होता है, जो वॉर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो है क्या कर पाते हैं, वो ग्रो कर पाते हैं। और जब ये वॉर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे फर्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे फर्टिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ही ऐड करेंगे ह्यूमस, ये ह्यूमस को ऐड करेंगे टू द सॉइल, दे विल ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। नाउ नेक्स्ट इज योर इट ऑल्सो अपरूट्स द बरीड एंड बरीज द वीड। और ये जो प्लोइंग है इसका फायदा, इसका समर टिल्टिंग भी कहते हैं, इसको हम अभी बताते हैं। तो इससे क्या होता है, जो खरपतवार है, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट। सिंपली अगर तुमसे कोई पूछे कि वीड्स क्या है, तो ये अनवांटेड प्लांट्स हैं। किसी भी तरह का अनवांटेड प्लांट जिसे आप नहीं चाहते आपकी फसल में होगे, वो है वीड्स। अनदर इज लूजनिंग की वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अंदर डीप अंदर हैं, वो ऊपर की तरफ टर्न आउट हो जाते हैं, जिससे कि आसानी से दे बिकम अवेलेबल टू द प्लांट्स। ये आपको बेनिफिट्स जरूर याद रखने हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लोइंग द फील्ड्स। प्लोइंग सॉइल इज क्वाइट लूजनिंग टू लायबल टू कैरी अवे। अच्छा, फ्लोट सॉइल क्या होता है, आसानी से बह सकता है। ठीक है, एंड फ्लोट सॉइल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग इट विद द वुडन लेवलर so that the topsoil is not blown away by the wind or drained water। तो ये जो है, जो पानी के साथ मिट्टी ना बह जाए, इसके लिए हम लोग इसको लेवल भी करते हैं और इससे सॉइल इरोजन रुकता है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ फ्लोइंग इज आल्सो टू लेवलिंग इज टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अनदर थिंग इज जो क्या होता है कि दैट इट्स यूनिफॉर्म, मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट पहले ही बताया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड, यानी पानी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कराता है। ठीक है, पानी में पानी का जो इरिगेशन हम देते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड हेल्प इन, और इस साथ साथ लेवलिंग से क्या होता है, जो मिट्टी कवर अप हो जाती है तो वो उसका जो मॉइस्चर है, नमी उड़ने नहीं पाती, नमी अंदर ही बनी रहती है। इज इट क्लियर? और जो इम्प्लीमेंट हम लोग यूज करते हैं लेवलिंग के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेवलर। और वो एक बहुत ही भारी वुडन प्लैंक होता है, तख्ता, लकड़ी का तख्ता या आयरन प्लैंक होता है। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एडिंग इज एडिंग ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लोइंग। प्लोइंग के पहले ही हम मैन्योर ऐड कर देते हैं ताकि वो जब हम प्लोइंग करें तो उसमें मिक्स करें। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स किसको मिल जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज कर जाती है। और अनदर थिंग इज, जब हम मैन्योर देते हैं तो मैन्योर इज रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस में रिच होता है ऑर्गेनिक कंटेंट। तो वो क्या करता है, ऐड करता है इंक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं
तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का एक यूज है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द वुडन प्लो। प्लो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे जो है एक जो है वुडन शाफ्ट है, आफ्टर दैट देयर इज एन हैंडल एंड प्लो शेयर इज देयर व्हिच इज बीन टिप्ड विद द आयरन, आयरन की टिपिंग है इसके ऊपर। अनदर इज हो इज देयर। हो क्या है, हो है, हो को अगर हम बात करें तो ये खरपतवार निकालने के लिए, इट इज यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। जब ये क्या करता है, मिट्टी खोदता है और पलट देता है, तो क्या होता है, खरपतवार उसमें दब जाती है और दब के उसी में सड़ जाती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अनदर इज योर कल्टीवेटर। कल्टीवेटर सभी आजकल ज्यादातर देख पाते हैं, और कल्टीवेटर में क्या होता है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर, ज्यादा फारे लगे होते हैं, और जिससे कि एक बार में हम ज्यादा एरिया को प्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सोइंग। तो सोइंग, जब एक बार जो है सॉइल बेड प्रिपेयर हो गया, सॉइल बेड प्रिपेयर हो गया, देखिए एक बार जब सॉइल बेड प्रिपेयर हो गया, उसमें मिट्टी पूरी हमने जो है फ्लो कर दी, ढीली कर दी, लूजन कर दी, उसके बाद उसमें हमने लेवल भी कर दिया, उसमें खाद पानी चला गया। तो उसके बाद हम क्या, नेक्स्ट प्रोसेस आती है सोइंग। तो हम इसमें हम क्या, बीज छिड़क को स्कैटर करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द सीड इन द ग्राउंड फॉर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप प्लांट, दिस इज कॉल्ड सोइंग। और जब हम इसे हाथ से करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं सीड फोरकास्ट। जब हाथ से ऐसे छिड़कते हैं, आप देखे होंगे ऐसे एक कपड़े में भर लेते हैं बीजों को और ऐसे ऐसे करके छिड़कते जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सीड फोरकास्ट। और कई बार क्या होता है कि हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। मशीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ब्रॉडकास्ट। तो मशीन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जो ड्रिल होती है, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे एक मशीन रहती है, उसमें ऑटोमेटिक सीड भरने की जगह रहती है, वहां पे सीड भर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें छोड़ देते हैं, और फिर वो धीमे धीमे वो गड्ढा खोदती भी है, उसमें सीड डालती भी है, और फिर उसके बाद उसको ढक भी देती है। दैट इज नोन एज योर सीड ड्रिल। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है सिलेक्शन ऑफ सीड। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स में क्या करते हैं कि एक बकेट में हम पानी लेते हैं, उसमें हम बीजों को डाल देते हैं। तो जो बीज ऊपर तैर जाते हैं वो खराब सीड्स होते हैं, उनको हटा देते हैं। क्यों वो खराब होते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, उनमें पेस्ट लगे रहते हैं, उनमें अब वो अंदर से खोखले होते हैं, एम्प्टी होते हैं। तो उनमें से हम वो जो है वो सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं पानी में भिगो के। जो सीड तैर जाएंगे वो सीड हम अलग कर देंगे, बाकी जो डूबे रहेंगे यानी जो ठोस है उनको हम वो हेल्दी सीड्स मानते हैं। नेक्स्ट, सोइंग ऑफ सीड में भी आप सोइंग ऑफ हैंड, बाय हैंड, और इसको बाय ड्रिल। तो जो हम हैंड से करते हैं उसे हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, उसमें हम लोग। लेकिन दिस मेथड इज नॉट वेरी गुड, ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? इसमें प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ सीड को नहीं मिल पाती है। जितनी हमें स्पेस देनी है या जो डेप्थ देनी है वो नहीं मिल पाती है, और कई बार क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है, एक जगह पे सीड ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं कहीं सीड नहीं रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा चीज क्या है, क्योंकि सीड जो है जमीन के अंदर नहीं दबते हैं तो चिड़िया उनको खा जाती हैं। तो these are the drawbacks of broadcasting seed broadcasting, ये ड्रॉबैक है। इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर सोइंग ए सीड ड्रिल। एक दूसरा चीज क्या है, हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। सीड ड्रिल में एक फनल लगी रहती है, ऊपर एक सीड भरने का पूरा जो है स्पेस दी रहती है, और वहां पे धीमे धीमे सीड जो है ड्रिल उसको खोदती भी है और दाबती भी जाती है। और करेक्ट डिस्टेंस, फायदा क्या है इसमें, एक राइट डेप्थ यानी सही गहराई पे सीड को हम सो कर पाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि साथ ही साथ मिट्टी उसके ऊपर पड़ जाती है। एंड अनदर थिंग होता है। करेक्ट स्पेस, मतलब जो प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग है वो करेक्ट रहती है। और थर्ड इज दैट इट कैन नॉट बी ईटन बाय द बर्ड, और चिड़िया उन सीड्स को
नहीं खा पाती हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं व्हाई वी आर यूजिंग सीड ड्रिल्स ओवर द मैनुअल सीड ब्रॉडकास्ट। यू कैन सी हियर द पिक्चर आर देयर। आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपको ये दिख रहा है ना, बुक दिख रही है? यस सर। मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, क्या बात है? I cannot see. ओके चलिए ठीक है। सो अब यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे थे, तो यहाँ पे पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है एक सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक फनेल है, इसमें अटैच है, और ये लेकिन जब आप ये दूसरा है ट्रैक्टर ड्रिवन मॉडल है, मॉडर्न सीड ड्रिल, लेकिन इस तरह की नहीं, थोड़ा सा अलग रहती है। ऊपर बड़ा सा कंटेनर रहता है, उसमें सीड्स भरने की जगह रहती है, पाइप्स ऐसे दिए रहते हैं, नीचे फारे रहते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट precaution for sowing, the seeds should be sowed at the right depth for the suitable generation। अगर हम क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने, प्रिकॉशन सही बात है, उसे हमें राइट डेप्थ पे रखना है। अगर हम उसे राइट डेप्थ पे नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो एक तो अगर सरफेस पे रहेगा तो इट विल बी ईटन अप बाय द बर्ड्स, एंड इफ अगर बहुत ज्यादा गहराई में चला गया तो क्या होगा, सीड्स विल नॉट जनरेट, सीड्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू गेट द एयर। और अगर सही जगह पे रखेंगे तभी वो जनरेट कर पाएंगे। राइट इंटरवल, दोनों के बीच की स्पेसिंग बहुत जरूरी है। एक पर्टिकुलर दोनों के बीच का जो, यानी 2 सीड्स के बीच की जो जगह है वो बहुत जरूरी है। तो वो इसलिए जरूरी है कि जाहिर सी बात है, अगर दोनों के बीच की स्पेसिंग कम कर देंगे हैं तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, और ओवर क्राउडिंग की वजह से वो जो प्लांट्स रहेंगे उनमें आपस में देयर विल बी द कंपटीशन, एंड व्हाट विल बी देयर, द कंपटीशन विल बी देयर फॉर द न्यूट्रिएंट्स, यानी दोनों प्लांट्स आपस में न्यूट्रिएंट्स की होड़ रहेगी। तो अगर लेकिन हम दूरी रखेंगे तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स की भी होड़ नहीं रहेगी, और उन्हें आपस में जो है, जो वाटर है, सनलाइट है, वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। और थर्ड थिंग इज दैट सीड शुड नॉट बी सोड इन द ड्राई सॉइल, और इसे हमें सूखी जमीन में नहीं रखना है, बिकॉज जो सीड्स जर्मिनेट तभी कर पाएगा जब उससे क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तभी वो जर्मिनेट कर पाएगा। एंड ज्यादा वेट रहेगा तब भी हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही सरफेस नहीं, बेकार नहीं हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे ही बहुत गीली जमीन जब सूखती है तो वो बहुत ठोस हो जाती है, एंड द जर्मिनेटिंग प्लूम्यूल विल नॉट बी एबल टू कम आउट, जो जर्मिनेट करेगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा उससे, इतनी ठोस जमीन से। इसीलिए हमेशा हमें ऐसी मिट्टी की जो नमी है वो भी किसान चेक कर लेता है कि इसमें ज्यादा नमी तो नहीं है, नहीं तो बीज उगेगा ही नहीं। एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था, दैट करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल, यानी स्पेसिंग सही रहती है, रेगुलर रोज रहती हैं। रेगुलर रोज लेने का फायदा क्या है, सीधी कतार में जो है जो बुआई होती है उसका फायदा क्या है, उससे ये है कि जब हमें खाद लगानी है तो हम आसानी से खाद भी लगा सकते हैं। अगर हमें वहां पे वीडिंग प्रोसेस करनी है, वीडिंग क्या है, रिमूवल ऑफ वीड्स, वीडिंग इज रिमूवल ऑफ वीड्स। अगर हमें ये करना है तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, हार्वेस्टिंग के टाइम में भी हमें ये, अगर हमारे जो क्रॉप्स हैं वो रेगुलर रोज वगैरह में हैं तो बहुत आसानी से हम उनको हार्वेस्ट कर पाते हैं। इज इट क्लियर? तो एक तो खाद लगाना, वीडिंग प्रोसेस करना और हार्वेस्टिंग, तीनों में आसानी होती है अगर पर्टिकुलर रोज वगैरह पैटर्न में रहता है। और सीड ड्रिल का दूसरा फायदा क्या है भाई, मिट्टी से ढका रहता है सीड, तो इसीलिए
चिड़िया उसको नहीं खा पाती, द बर्ड्स। एंड सीड ड्रिल का एक और फायदा ये है कि वो ट्रैक्टर ड्रिवन रहता है, तो उसमें समय भी कम लगता है और लेबर भी कम लगता है। ट्रांसप्लांटेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज योर ट्रांसप्लांटेशन। So if you talk about your transplantation, ट्रांसप्लांटेशन हम कुछ क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत कॉमन है तुम्हारा पैडी के लिए। तो पैडी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या हो जाता है कि हम लोग जो पैडी सीड्स को लाते हैं, धान के बीज को लाते हैं और उनको नर्सरी में पहले हम उनका प्लांटलेट जो है तैयार करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांटलेट्स तैयार करते हैं, और फिर जब उनमें से फिर जो हेल्दी प्लांटलेट्स लेते हैं उनको ले जाके दोबारा रीप्लांटेशन कर देते हैं इन द फील्ड्स, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। दो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन बाय sowing the seeds directly in some of the crops like the paddy and many vegetables, the seeds are not directly sowed in the soil in the large field. In this case the crops like the paddy or किसके लिए tomatoes, chili, the seeds are first sown in the small plot or the nursery and grown into the tiny plants called the seedling by providing them with a good dose of nutrients. और छोटी जगह में हम लोग इन्हें क्यों करते हैं? ताकि हम इन्हें इनकी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो दे पाए। अगर फील्ड में रहेगा तो जो इनकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आफ्टर द सीड्स आर ग्रोन इनटू टाइनी प्लांट, द सीड बेड और नर्सरी इन द क्लास खत्म होने जा रही है तब जुड़ रहे हैं, बताइए। तो उसके बाद जो है क्या है कि जो सीड टाइनी प्लांट्स रहेंगे उनको हम लोग नर्सरी से ले जाएंगे और पहले उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे हेल्दी वन जो अच्छे से डेवलप करेंगे, and then they are transferred to the regular field. The process of transferring seedlings from the nursery to main field by hand is called the transplantation. और इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यानी क्या हुआ, जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं सीड्स को फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड बाय हैंड, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसप्लांटेशन। और ट्रांसप्लांटेशन के अगर हम फायदे की बात करें तो एक सबसे पहला फायदा आप देखिए कहाँ मिल गया। सबसे पहला फायदा वही मिल गया कि दैट we can select the healthy plant and we can discard the weaker plants or the plants which are not showing the required growth. तो उनको हम तुरंत अलग कर पा रहे हैं ना, उनको हम तुरंत अलग कर पा रहे हैं by this process of transplantation. और दूसरी चीज, ट्रांसप्लांटेशन के दौरान वी कैन गिव देम द प्रॉपर डिस्टेंस एंड ऑल्सो पर्टिकुलर रोज में हम उनको कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन रोज वगैरह और पर्टिकुलर पैटर्न में लगाने से दे विल गेट सफिशिएंट लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ, एंड these are the advantage over the normal seed broadcast. Another is, यहाँ पे एडवांटेज फिर से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट ओनली बेटर एंड हेल्दी प्लांट्स फॉर कल्टीवेशन करा, इट अलाउज द बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स इन सेल। और दूसरी चीज क्या है, जो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से ही जो रूट्स हैं वो अच्छे से जो है जमीन में पेनिट्रेट कर पाती हैं। और थर्ड थिंग इज दैट कि इसकी वजह से जब रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे तो अच्छा शूट सिस्टम डेवलप हो पाता है, यानी अच्छा तना डेवलप हो पाता है। और साथ ही साथ राइट स्पेसिंग मिलती है। स्पेसिंग बहुत जरूरी है प्लांट्स को, इसीलिए हमेशा कहा जाता है इतनी दूरी पे लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्लांट, और जिससे कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और ये सारी चीजें मिलती रहती हैं। And practice of transplantation is used in the cultivation of paddy crops and in cultivation of vegetables like tomatoes and chilies. तो आज का हम लोग क्लास को आज की हम लोग जो क्लास है वो आज हम लोग यहीं पे एंड अप करना चाहेंगे। So and tomorrow is your test. Your test
on metals and non-metals. ठीक है? Tomorrow is your test for metals and non-metals. It's okay with you? Hmm. And prepare well. Weekly feedback on average. Sometimes I wrong.